कहानी है लालपन की बेगम। उसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनके द्वारा लिखी हुई है लालपन की बेगम। कहानी का प्रकाशन वर्ष जो है 1957 में हुआ है। लालपन की बेगम एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है जो नारी सशक्तिकरण, स्वाभिमान और आत्मसम्मान पर केंद्रित है। कहानी के मुख्य पात्र है बिरजू की माँ, जिसकी अपने होठों पर हमेशा पान लगा रहता है और इसी अदा से उसे लालपन की बेगम कहा जाता है। इस बिरजू की माँ, बिरजू, ये इस कहानी के बिरजू के बाबा, ये इस कहानी के पात्र हैं। बिरजू चंपिया बिरजू की माँ की बेटी है। चंपिया बिरजू की माँ यानी इस कहानी की नायिका है। बिरजू के पिता दब्बू स्वभाव के हैं, मखनी फुआ और जंगी फतेहू एक मुहजोर नवविवाहित स्त्री है। बिरजू की माँ एक सशक्त महिला जो आत्मविश्वासी है, स्वाभिमानी है और प्रगतिशील विचारों वाली। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिरजू बिरजू की माँ का बेटा। चंपिया बिरजू की माँ की बेटी जो बेस्कोप को गीत गाने में माहिर है। बिरजू के पिता दब्बू स्वभाव के इंसान है जो अपनी इच्छाओं को दबाकर जीवन बिताते हैं और परिवार का गुजर बसर मजदूरी करके करते हैं। मखनी पुआ जो है एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कोई सहारा नहीं है। और जंगी के पुतोहू एक नई बहू जो मुंहपट और चंचल स्वभाव की है और बिरजू की माँ से भी नहीं डरती है। तो इस तरह ये कहानी के पात्र हैं। इस कहानी में जो है कहानी में इस कहानी में संघर्ष और इच्छाओं के प्रति दिखाई देती है उलझन थोड़ी। बिरजू की माँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य स्त्रियों के लिए भी संघर्षशील जीवन और कुछ स्त्री चित्त इच्छाओं का मन में रखती है, और जैसे कि बैलगाड़ी में बैठकर नाच देखना। आत्म पहचान। कहानी के अंत में अगर देखें तो बिरजू की माँ को यह एहसास होता है कि वह सचमुच लालपन की बेगम है और यह उसके स्वाभिमान का प्रतीक है। वह अपनी लाल साड़ी, मांग टीका पर चांदनी और अपने संपूर्ण रूप को स्वीकार करती है। सांस्कृतिक महत्व यहाँ पर दिखाई गया है। इस कहानी में मेलों और नाच का भी महत्व स्थान है जो ग्रामीण समाज में बड़े बूढ़ों को और बच्चों में उत्साह भर देता है। सामाजिक चित्रण यहाँ पर हुआ है। ग्रामीण समाज में स्त्री के आत्मसम्मान और उसकी इच्छाओं और संघर्षों को सामने लाती है यह कहानी। कहानी ग्रामीण जीवन में महिलाओं के बीच होने वाली बातचीत और उनके मखौल को भी दिखाती है। ये नारी शक्ति का प्रतीक है कहानी, और जो संघर्ष से घबराती नहीं है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है। वह अपने पति को संघर्ष के लिए प्रेरित करती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। तो कहानी है लालपन की बेगम जो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है, और कहानी है कुछ इस तरह। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बेटी मन ही मन कूद रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बत्ती की बेला होगी, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांठ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया न हो तब न फुआ। गरम गुस्से में भूजी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू ने के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुर माची परेशान कर रही है। आ हर हर आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत उतार दे, भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिड़खिड़ाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा
हथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी बुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटी पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। निसाफ करो, खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बेल पर आप अपने घर के हैं तो 1000 गाड़ी मांगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो अन पौन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं, मेरे मुंह में आग लगे। क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकली, अरे हाँ बिरजू की माँ, या के आगे नाथ और पीछे पगिया ना हो तब ना। जंगी की पोतू हूँ, बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे सितल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूलछाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी बटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता था, फिर आगे नात और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पतोह मुंहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गोने की नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक हाथ मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी किलासी है, उसका खसम रंगी, कुर्मा टोली का नाम ही लटेत, इसलिए हमेशा सिंह खुजती फिरती जंगी की पते हूँ। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतों की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदन आती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? जीप के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बेसकोप का गीत गाने वाली पतुरिया तो हूँ सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी, हर जाए। हरी चंपिया, जंगी को पते होने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बस्ती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर चलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दी। भग भग बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भूख भुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाठ सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन के का भुरता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गोड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपी आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ए, सुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की, उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया, उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहती फैलाई, दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है? बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी
10 साल की चंपिया जानती है, शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है, उस तरह बेलज्जी चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, मैं भी बैठ कर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई है, फिर लौटाने का नाम नहीं। जल्दी जा, जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केश की ओट से माँ की ओर देखा और नजर बचा के चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी? चंपिया बीच में ही बोल उठी। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे। मलदही मलदिहा मलदिही या टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मांगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मल्दिहियाई टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में क्या होगा, शकरकंद छीलकर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस है। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़िया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पेंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राकस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुन्नुर टुन्नुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही है, झुनुर झुनुर बैलों की झुमक की। तुमने सुन, बेसी बकबक मत करो। बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बापा आवे तो कहना कि आपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगइयो मत कहियो कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसरे पर बिरजू ने फिसा फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कतरी ओढ़कर बैठी हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कतरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टूटी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संजा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गए। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैंगन का बोला। गाछ का सबसे पहला बैंगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बापा को भेज दे जीन बाबा। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ओह, पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, ये किस चूक का पहल दे रहे हो भोला बाबा? आपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियां की थी, ठीक ही तो है। महावीर जी का रोट तो बाकी है ही। हाय रे देव, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रहकर जंगी के पत्ते की बात चुभती है। भग भग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव की भाई खोकियों की आंखों में किरकिरा पड़ गई है। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलन
तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे, जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे का समय बाबू साहेब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के बापा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। जमींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, पापा बुलाए तो जवाब मत देना, खपची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझाने देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठे जाए, मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी है। जवाब देती थी बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोर जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्लू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लौट देखने देखने भी नहीं दिखा दिया आग से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आ गया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच। कतरी के नीचे दुशाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जीभ वाली पतरुया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी, सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है और उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है, अगनहनी लोगों की भीख दीड़ से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। आपने ही बैलों की घंटी है क्या? अरे चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा, हूँ। चुप, बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा, शायद गाड़ी भी है, गड़गड़ाती है ना। दोनों फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है। तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो। आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाव से हट टट्टी के छेद के झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ कर सुला दिया। बोले मत। चिंपिया भी घुड़दी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गई घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदहिया टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनकती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो रोशनी, न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाई हुई अपनी हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा, बिरज मोहन, बिरजू के बाप ने पुचकाकर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं? ले धान की
पंचशीष रख दे। धान की बालियों का छोटा झप्पा झोपड़े के ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मेल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतर कर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हकीम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचसी टट्टी में खोस दे अपने खेत का। अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियां। मलदहियों टोलियों पर जा रहा था। अपने खेत में धान देकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पच्चीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने हल्की डांटे। कैसा लुकड़ है तू रे? इस दुश्मन के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान के पहले ही नया धान जुटा दिया। देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चरी चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुके क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं, मान मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब। कोयरी कोयरी टोली वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नजर बचा कर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपी और बिरजू न होते तो मन की बातें हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपी और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उसके चेहरे जगमगाए उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नात पगिए वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगही वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खाकती खांसती आई। इसी के घड़ी पर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सुहाइन। राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई। गुलाब बाग मेले और कई गई की डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और फिर बिरजू सिर पर कढ़ाई ओढ़ाकर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंस कर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फाक से बोली निकली। बिलेक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होगा है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार होगी। चंपिया ने छिट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकले गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके हो रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली असली रूपा का मांग टीका पहना है आज पहली बार।
बिरजू के बापा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ के देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बाज की बल्दी को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रह गया। उड़न उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट होगी। बिरजू के पापा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर कांप रहा था। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं। पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टिशन वाली, तो रोती है काहे, बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा। आ जा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आ जल्दी आ। बगल के झोपड़े के राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊं जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झकती आ रही है। आ जा, जो बाकी रह गई है सब आज जाए जल्दी। जंगी की पते हो लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बेल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लटाड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठाट कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहू को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू को गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लटवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी भी लेना है। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की, खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पोतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती। बिच्छू की माँ के माथे के मांग टिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कॉप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टर इन बेटी ही है। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंकार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी के पतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बेटी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पतोहू है, गौने की साड़ी में एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों के केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। इस तरह यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लाल पान की बेगम। धन्यवाद।